सो वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट, दैट इज द वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, इसको वेस्कुलर क्यों कहा? इसको वेस्कुलर इसीलिए कहा क्योंकि ये वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। जो वेसल्स में फ्लो करे उसको वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए कहा जा सकता है। और कनेक्टिव वर्ड देने का मतलब तो वही है जो अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट करे। एक्चुअल में ये वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू मोटाइल है, यानी मूव करता है, राइट? क्या होता है कि जो आपको सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो ब्लड इज़ अ वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कनेक्ट कैसे कर रहा है? एक जगह का फूड को बाकी सब जगह तक पहुंचाया, वेस्ट को एक जगह से बाकी जगह तक पहुंचाया, गैसेस का एक्सचेंज किया, तो चीज़ों को आपस में इसीलिए कनेक्ट कर पा रहा है दिस मोटाइल कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें लिक्विड फ्लूइड मैट्रिक्स होंगे और फ्रीली फ्लोट करते हुए सेल्स होंगे। और यहाँ पर ये विदाउट फाइबर्स होगा। याद कीजिए, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीज़ें होती हैं, मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर्स। बट जो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है ये स्पेशलाइज्ड इसीलिए ही स्पेशलाइज का पार्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें कुछ तो अलग है, दैट इज इट इज़ विदाउट फाइबर्स। तो ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है किसी एक जगह से दूसरी जगह में। इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे, ब्लड एंड लिम्फ। दोनों ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपको पता भी होगा कुछ ब्लड के बारे में। तो देखिए, ब्लड में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम कहेंगे हमारा जो ब्लड होता है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। वन इज़ द प्लाज्मा जो 55% पार्ट बनाता है। दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी ब्लड कॉप्सल्स यानी कि ब्लड में प्रेजेंट सेल्स। तो प्लाज्मा 55% पार्ट बना रहा है और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो 45% पार्ट बना रहे हैं। तो इस तरीके से आपके ब्लड के दो हिस्से हो गए, दैट इज प्लाज्मा एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब ब्लड सेल आपको सबको पता होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। उन्हीं के साइंटिफिक नेम यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्या नाम है? देखिए, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड द थ्रोम्बोसाइट। अब आपको यही याद रखने, आरबीसी यानी इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी के अच्छे खासे टाइप्स हम पढ़ेंगे, ए ग्रेन्यूलोसाइट, फिर ए ग्रेन्यूल के टाइप लिम्फो, मोनो, ग्रेन्यूल के टाइप इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ये सब एक अलग ही टॉपिक आ जाएगा, वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी मेन फोकस आप यही रखिए दैट ब्लड इज अ mobile connective tissue which flows in the blood vessels and it composed of two main parts, plasma and the formed elements. चलिए पहले बात करते हैं about the plasma which is constituting about the 55% of the blood. कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने शेयर की है, लाइक कि एक एवरेज पर्सन में अगर हम एक एवरेज adult ले, that is a man having 70 kg of weight that normally consists of 5.5 liters of the blood and blood का जो pH होता है वो होता है 7.4, यानी कि थोड़ा सा एल्कलाइन ही होता है, बेसिक ही होता है। अच्छा, दो वॉल्यूम्स के बारे में मैंने बताया, एक है पीसीवी यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम, आपने देखा भी होगा, कई बार ब्लड टेस्ट करा के आते हैं उसमें लिखा होता है। पीसीवी का मतलब होता है टोटल ब्लड सेल्स, यानी कि आपके जितने भी ब्लड के सेल हैं यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उन तीनों का क्या करा, उन तीनों का परसेंटेज वॉल्यूम काउंट किया, उसको पीसीवी कहा। हीमोक्रिट यानी सिर्फ डब्ल्यूबीसी का नंबर सिर्फ आरबीसी का नंबर देखते हैं, उसको हीमोक्रिट कहते हैं। पीसीवी यूजुअली हमारा हीमोक्रिट के बराबर ही आता है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में अकेले आरबीसी ही इतने ज़्यादा हैं कि वही पूरी पीसीवी बना रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का नंबर ना के बराबर होता है एज कंपेयर टू आरबीसीज। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फ्रॉम प्लाज्मा। तो प्लाज्मा ब्लड का जो हिस्सा है ये इसका कलर पेल येलो है। ये एक तरीके से मैट्रिक्स कह सकते हो, है ना, जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का। सो ये पेल येलो कलर का है और येलो कलर है इसका ड्यू टू यूरोबिलिनोजन। ये ना लीवर से बना है यूरोबिलिनोजन की वजह से। प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें हैं? प्लाज्मा बना है वाटर, 90 to 92% वाटर का, और बाकी 8 to 10% उसमें सॉलिड पार्ट्स हैं। सॉलिड यानी जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों चीज़ें हैं। तो याद रखेंगे
ब्लड में प्लाज्मा की वॉल्यूम 55% है और प्लाज्मा में उसमें वाटर 90 to 92% है। बाकी के 8-10% में क्या हिस्सा आता है प्लाज्मा का, आप उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए, आपको बताया गया ऑर्गेनिक पार्ट यानी लिविंग बॉडी, लिविंग सब्सटेंस का पार्ट वो 7 to 9% है। क्या है उसमें? प्रोटीन, सबसे ज़्यादा तो प्रोटीन ही है। फिर डाइजेस्टिव वेस्ट, जैसे डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद सारी चीज़ें आपकी किस में जाती हैं? एब्जॉर्ब होती हैं ब्लड में। जैसे अमीनो एसिड, प्रोटीन से अमीनो एसिड मिलता है, आप ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलता है, आप फैट खाते हो उससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलता है। इस तरीके की सारी चीज़ें होती हैं। वेस्ट भी होता है प्लाज्मा में, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन जो भी हैं। कुछ एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं। एंटीकोएगुलेंट यानी जिसकी वजह से आपका खून नहीं जम रहा, शरीर में नहीं जम रहा, जैसे ही शरीर के बाहर आएगा जम जाएगा। तो ये जो प्लाज्मा के अंदर एंटीकोएगुलेंट है उसकी वजह से नहीं जमा। इस एंटीकोएगुलेंट का नाम हेपेरिन। ये हेपेरिन ब्लड को जमने से रोक रहा है। कुछ सेल्स होते हैं जो डिफेंस का काम करते हैं, जैसे लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है वो बिल्कुल लाइसोसोम जैसा ही फंक्शन करता है। लाइसोसोम जो सेल में पड़ा है, लाइसोजाइम सेल्फ को इंगल्फ करता है, यानी आपके ब्लड में जैसे कोई भी बैक्टीरिया वगैरह अटैक करता है तो लाइसोजाइम उसको खा जाता है। और कुछ हार्मोन्स होते हैं। देखो फिर से बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ एक पेज पे, शायद आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर करते हैं। देखिए, हम कह रहे हैं ब्लड। इस ब्लड के दो मेन पार्ट्स, वन इज प्लाज्मा, दैट इज द 55% पार्ट ऑफ द ब्लड, एंड रेस्ट इज द formed elements. Formed elements are making the 45% part of the blood. In the plasma, there is 90 to 92% water. क्लियर है? अब आपका इसमें क्या बचा? इसमें आपका बचा 8 to 10% पार्ट। 8 to 10% पार्ट में आपकी दो हिस्से हुए। कौन कौन से? वन इज द ऑर्गेनिक मटीरियल, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अनदर इज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कुछ हुआ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये ब्लड का पार्ट देखो अच्छे से करना, क्योंकि ब्लड आपको आगे भी 10th में भी काम आएगा, 11th में भी, हर जगह ही आपको काम आएगा। सो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है आपका 8 to 10% और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस टोटल 8 to 10% है, जिसमें से ऑर्गेनिक ही अकेला 7 to 9% है। यानी ये आपका 1 to 3% पार्ट ही है। अब ऑर्गेनिक में भी जो सब्सटेंस है उनमें भी सबसे मेन है प्रोटीन। 7 से 9% का जो प्रोटीन है वही अकेला 6 से 7% हिस्सा है। बाकी का करीब 1% क्या है? 1% पार्ट में आ जाता है डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स। यानी आपने खाना खाया, खाना खाने से जो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुए वो सारे न्यूट्रिएंट। ठीक है? और क्या पार्ट्स है इसके अंदर देखते हैं। और क्या पार्ट्स है इसमें? देखिए, डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट के अलावा मैंने बताया इसमें हो सकता है आपका वेस्ट। अदर देन वेस्ट प्रोडक्ट और क्या हो सकते हैं इसमें? एंटीकोएगुलेंट, यानी जो खून को जमने से रोक रहा है। और उस एंटीकोएगुलेंट का नाम मैंने आपको बताया हेपेरिन। हेपेरिन नाम है। उसके बाद आपको मैंने बताया डिफेंस के लिए आपके पास है लाइसोजाइम, और कुछ अमाउंट में हार्मोन्स भी आपके पास हो सकते हैं। ये सब ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में जो मेनली प्रोटीन बताएं वो 3 मेजर प्रोटीन है, और तीनों का फंक्शन पक्का 100% याद होना चाहिए। कौन कौन से 3 मेजर प्रोटीन है देखिए। एक है आपका फाइब्रिनोजन। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका ग्लोब्यूलिन।
second is the globulin, and third one is the albumin. किसका क्या काम है? फाइब्रिनोजन, ये फाइबर्स बनाता है, धागे बनाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड की क्लॉटिंग हो पाती है. ब्लड क्लॉटिंग में बहुत सारे लोग चीज़ें हेल्प करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग. अब बात करते हैं ग्लोबुलिन. ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. ये तीनों प्रोटीन बहुत बड़े साइज के प्रोटीन है और इम्पॉर्टेंट है. एल्ब्यूमिन, ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है. ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? आपकी बॉडी में सॉल्ट और वाटर का जो बैलेंस है उस चीज़ को मेंटेन करने का काम ये करता है. ये सारा का सारा आपका ऑर्गेनिक पार्ट हुआ किसका? प्लाज्मा का. अब इनऑर्गेनिक पार्ट आपका 1 to 3 और इवन इससे भी कम पार्ट होता है. ठीक है, 1 to 3 तो मैंने ज़्यादा ही कह दिया, बल्कि 1 और 2% ही कह लो आप, या और भी कम आप कह सकते हो. इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आपके आ जाते हैं आयन जैसे सोडियम आयन, क्लोरीन, पोटेशियम, इस तरीके के. और हो सकते हैं इसमें सॉल्ट्स, बॉडी में सॉल्ट्स होते हैं. और इसमें होती हैं गैसेस जिनका एक्सचेंज हो रहा है. तो इस टाइम ये जो आपको टेबल दिखाई दे रही है, ये आपको प्लाज्मा की कंप्लीट कहानी कह रही है. काम तो प्लाज्मा का यहाँ से पता लग ही रहा होगा. ब्लड क्लॉटिंग, इम्यूनिटी, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, डिफेंस मैकेनिज्म, ब्लड क्लॉटिंग को रोकना, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट को, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, गैसेस एक्सचेंज करना, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना, ये सारे काम आपके ब्लड के प्लाज्मा के हो गए. सो अब हम शुरू करेंगे अबाउट द फॉर्म्ड एलिमेंट्स. सो हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपना इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल के बारे में क्या आप जानते हैं? सबसे पहली बात तो रेड ब्लड सेल की शेप होती है बाइकॉन्केव, जानते ही होंगे आप लोग. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इट इज़ ई न्यूक्लिएटेड, यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं होता. याद रखने की बात है, न्यूक्लियस नहीं होता. वैसे न्यूक्लियस क्यों नहीं होता उसके अंदर? न्यूक्लियस इसीलिए नहीं होता ताकि स्पेस कवर ना हो ज़्यादा से. देखो आपका पूरा आरबीसी का कलर रेड कलर का रीज़न है, उसमें हीमोग्लोबिन भरा है. न्यूक्लियस आएगा तो थोड़ी सी जगह रुक जाएगी, हीमोग्लोबिन कम भर पाएगा. न्यूक्लियस नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन उसके अंदर फिल्ड है. ये क्वेश्चन भी एक बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैंने देखा था कि वाई देर इज़ नो न्यूक्लियस इन द आरबीसी, तो दैट इज इट अलाउज मोर हीमोग्लोबिन इनसाइड आरबीसी. एक्सेप्शन आपको दे रही हूँ मैं, कैमल और लामा. ये ऐसे मैमल्स हैं जिनकी बाइकॉन्केव की जगह बाइकॉन्वेक्स आरबीसी है और ओवल शेप की आरबीसी है. अच्छा, इसके अलावा आरबीसी में देखो और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं ताकि स्पेस कवर ना हो. जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके अंदर नहीं होता, ठीक है, और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ें भी नहीं होती. तो क्या क्या चीज़ें मैंने आपको एब्सेंट बता दी. आप सुनिए, मैंने आपको बताया आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं है, राइट. तो क्लियर है, ये ऑर्गेनल्स नहीं होंगे ताकि उसके अंदर स्पेस रहे और स्पेस की वजह से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन फिल्ड हो. आगे देखो, जो आरबीसी की शेप है वो कैसी है? बाइकॉन्केव. और आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उसको डोनेंस मेम्ब्रेन नाम दिया जाता है. और ये जो डोनेंस मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी प्रोटीन, फैट, कोलेस्ट्रॉल भरा होगा उस पूरे हिस्से को स्ट्रोमेटिन नाम देते. फिर से कह रही हूँ, बाइकॉन्केव शेप है, डोनेंस मेम्ब्रेन है, अंदर का पार्ट स्ट्रोमेटिन कहलाता है. क्लियर है? उसके बाद अब आप सोचिए, आरबीसी के अंदर खुद के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. और आपने सेल चैप्टर में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. जब माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की वजह से आरबीसी एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी. देखो बड़ी कमाल की बात है कि आरबीसी हीमोग्लोबिन लेके आ रही है और हीमोग्लोबिन खूब सारी ऑक्सीजन लेके आ रहा है. खूब सारी ऑक्सीजन होते हुए भी आरबीसी खुद एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी बिकॉज इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. आरबीसी बना कहाँ? आरबीसी बनता है बोन मैरो में. बोन मैरो यानी लॉन्ग बोन्स के अंदर की खाली स्पेस होती है बीच में. आप इसको पढ़ोगे जब मैं आपको बोन पढ़ाऊंगी उसमें.
आरबीसी के फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोइसिस भी कहते हैं। आरबीसी 120 दिन की लाइफ रखती है। वैसे एग्जैक्टली 127 होता है, बट नॉर्मली सभी को 120 ही पढ़ाया जाता है। अमाउंट देखिए, ये 4.5 से 5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड होता है। आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहलाता है स्प्लीन। स्प्लीन में क्योंकि ये डिग्रेड होती है, और आरबीसी अगर कम हो जाए, किसी पर्सन में आरबीसी का नंबर कम हो जाए, तो उस कंडीशन को बोला जाता है एनीमिया। तो आरबीसी का रेड कलर जैसा कि बताया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है नॉर्मली एक पर्सन में। आपने देखा भी होगा, जैसे ही आपको वीकनेस फील होती है, तो वीकनेस के लिए सबसे पहले डॉक्टर हीमोग्लोबिन का टेस्ट लिखता है। रीज़न समझिए उसके पीछे। डॉक्टर ने लिखा हीमोग्लोबिन का टेस्ट। हीमोग्लोबिन आपने चेक कराया, हीमोग्लोबिन से क्या पता लगा? अगर आपका हीमोग्लोबिन 12 से कम होता है, तो डॉक्टर आपको आयरन की मेडिसिन लिखता है। उसका रीज़न क्या है? जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरी करके लेके आता है, और ऑक्सीजन फूड का ब्रेकडाउन करके आपको एनर्जी देती है। तो अगर हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में कम हो गया, तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगी। ऑक्सीजन कम मिलेगी तो फूड का ब्रेकडाउन प्रॉपर नहीं होगा, यानी बॉडी में एनर्जी की कमी आएगी, इसीलिए आप वीक फील करते हो। अब आयरन की मेडिसिन क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन आयरन से मिलके बना होता है। एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन लगते हैं, और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूल्स को लेके आता है। तो चलिए एक बार हम मेन सी बातें रिवाइज करते हैं अबाउट आरबीसी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट यू नीड्स टू रिमेंबर, जिसको भूलने के चांस ही नहीं होने चाहिए। You have to remember that RBC is known as erythrocyte। ये बाइकॉन्केव शेप की है और इसमें न्यूक्लियस नहीं है। इसमें न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है। इसके अंदर फिल्ड है सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन लेके आएगा। ठीक है। इसकी मैम्ब्रेन को डोनेंस मैम्ब्रेन और इसके अंदर के मटेरियल को स्ट्रोमेटिन नाम दिया जाता है। आरबीसी खुद एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। इवन आरबीसी नहीं, जितने भी ब्लड सेल है, चाहे वो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है या प्लेटलेट है, ये सारे के सारे ब्लड सेल्स आपके बनते हैं किसके अंदर? ये सब बनते हैं आपके मैम्ब्रेन, इसके बोन मैरो के अंदर। तो बोन मैरो में ये बनता है इरिथ्रोसाइट, इसीलिए इसके फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। 120 दिन की लाइफ और 4.5 से 5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड ये होता है। डिग्रेड करते टाइम ये स्प्लीन में डिग्रेड करता है, और इसीलिए स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। अब बारी है, ये कंप्लीट हुआ हमारा आरबीसी। अब चलिए अब हम पढ़ेंगे अबाउट डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल, या इसको हम ल्यूकोसाइट भी नाम देते हैं। ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी, इसका नंबर 8,000 to 11,000 होते हैं पर mm³। खुद सोचो, उसमें मिलियंस थे, इसमें थाउजेंड्स में है, इसीलिए वही सबसे ज़्यादा है। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल, ये वाइट है यानी कलरलेस ही है, और इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। सभी ब्लड सेल्स की तरह डब्ल्यूबीसी भी बोन मैरो के अंदर बनती है। अब डब्ल्यूबीसी के टाइप्स, डब्ल्यूबीसी वैसे 5 टाइप के हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया, एक ग्रेन्यूलोसाइट और एक ग्रेन्यूलोसाइट। एक डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ, उस डायग्राम से आप लोग समझेंगे कुछ बेटर। देखिए ये डब्ल्यूबीसी हैं, ये तो आपको इरिथ्रोसाइट दिखाया गया, ऊपर से आपको ऐसा दिख रहा है, बस असल में वो आपका बाइकॉन्केव है। ये देखो ये डब्ल्यूबीसी, ये एक ग्रेन्यूलोसाइट, ये ग्रेन्यूलो। ऐसा क्यों नाम दिया? एक ग्रेन्यूलोसाइट इसीलिए नाम दिया क्योंकि इसका न्यूक्लियस एक सिंगल है, ठीक है, और ये ग्रेन्यूल जैसी अपीयरेंस नहीं दे रहा, सिंगल न्यूक्लियस जैसा दिखाई दे रहा है। जबकि ग्रेन्यूलोसाइट में देखो, इसमें न्यूक्लियस तो एक है पर वो लोब्स में डिवाइडेड है। ऐसा लग रहा है इसमें 2 हैं, इसमें एस शेप में कई सारे हैं, 3 दिख रहे हैं, इसमें और भी बहुत सारे हैं। तो जिनका न्यूक्लियस सिर्फ एक सिंगल फॉर्म में हो, इसको एक ग्रेन्यूलोसाइट कहेंगे। जिनका न्यूक्लियस कई लोब्स के अंदर हो, उसको ग्रेन्यूलोसाइट कहेंगे। इज इट क्लियर? एक ग्रेन्यूलोसाइट जिसमें सिंगल न्यूक्लियस है, एंड ग्रेन्यूलोसाइट जिसमें बहुत सारी लोब्स हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो पहले करते हैं हम ग्रेन्यूलोसाइट को। तो ग्रेन्यूलोसाइट में एक चीज आपको यहीं से पहचान, डायग्राम्स आपको पता होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए।
देखिए इओसिनोफिल, इसमें 2 लोब्स होती हैं, 2 लोब्स हैं। बेसोफिल में 3 लोब्स होती हैं, और जो बेसोसिल होता है, बेसोफिल एस शेप का होता है, इस पे 2 से 3 लोब होती है और एस शेप लेता है। न्यूट्रोफिल में आपकी जो लोब्स होती हैं वो 3 से ज़्यादा होती है, मल्टी लोब कंडीशन है इसके अंदर न्यूट्रोफिल। और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके करते हैं, आपको डायग्राम पता होना चाहिए। देखिए बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम करें इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। पूरे WBC की बात करें हम, नॉट पूरे ब्लड की, तो पूरे WBC में न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा है 65% to 70%, इओसिनोफिल इज 4%, बेसोफिल इज 0.5 to 1%। आपका WBC से क्वेश्चन आना गारंटेड है, कोई पेपर ऐसा नहीं हो सकता कि WBC से क्वेश्चन ना आए। सो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा, eosinophil is bilobed, यानी 2 lobes are there. Basophil have 2 to 3 lobes, is S-shaped. Neutrophil is having more than 3 lobes. इनको ऐसा नाम क्यों दिया गया? eosinophil एक एसिडिक डाई से स्टेन होता है जिसका नाम है eosin, इसीलिए इसको नाम eosinophil दिया। Basophil is stained by a basic dye that is methylene blue, इसीलिए इसका नाम बेसोफिल है। न्यूट्रोफिल, इट कैन बी स्टेन बाय एनी डाई, एसिडिक, बेसिक और एनी न्यूट्रल डाई, और इसका बहुत लाइट स्टेनिंग होती है किसी भी डाई से, इसीलिए इसका नाम न्यूट्रोफिल दिया। क्लियर है? अब बात करते हैं इनका फंक्शन क्या है। न्यूट्रोफिल यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। न्यूट्रोफिल डिस्ट्रॉय करता है किसी भी बैक्टीरिया को या किसी भी वायरस को, कैसे? फैगोसाइटोसिस, यानी इंगल्फ करके। तो ये आपको मैं बताऊं, जैसे ही ब्लड में कोई एंटर करता है तो न्यूट्रोफिल भी, आपकी बॉडी ना सिर्फ एक डिफेंस नहीं शो करती, बॉडी बहुत सारे तरीकों से आपकी बॉडी प्रिवेंट करती है कि आपको बीमारी ना लगे। तो आपका जो न्यूट्रोफिल है वो भी जाता है और जाके किसी भी सेल को एंगल्फ करता है, ऐसे खा जाता है। तो न्यूट्रोफिल का काम फैगोसाइटोसिस। अब बात करते हैं इओसिनोफिल की। इओसिनोफिल बॉडी को एलर्जिक रिएक्शन से या पैरासिटिक इन्फेक्शन से बचाता है। जब एलर्जी होती है तो ये हिस्टामिन रिलीज करता है, और इन्फेक्शन होता है तो लाइसोसोम रिलीज करता है। याद रखेंगे, ये एलर्जी होने पे हिस्टामिन और इन्फेक्शन होने पे लाइसोसोम रिलीज कर रहा है। देन इज द बेसोफिल। बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल जो है ये हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसी चीज़ें लीवर से सिक्रीट कराता है। ठीक है? अब आप लोग सोचें कि ये जो हिस्टामिन है, हिपेरिन है, सीरोटोनिन है, इनका काम क्या है? हिपेरिन वही ब्लड में एंटीकोएगुलेंट का काम करता है, ब्लड को जमने से रोकता है। हिस्टामिन जो होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी वॉल्स को डायलेट करता है इन्फ्लामेशन के टाइम। अब मैं ये चीज़ आपको थोड़ी क्लियर कर रही हूँ। देखो, इन्फ्लामेशन रिएक्शन क्या होता है? जब कोई छोटा इंसेक्ट हमें काट जाता है, किसी जगह पे हमारी रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारे ब्लड सेल इकट्ठे हो गए, वो उससे लड़ने आए हैं। किसी इंसेक्ट ने कट किया तो उसने कोई टॉक्सिन डाला बॉडी में, सारे ब्लड सेल वहाँ इकट्ठे होते हैं उससे फाइट करने के लिए। इसी वजह से वहाँ पर रेडनेस हो जाती है, क्योंकि ब्लड सेल्स ज़्यादा हैं, स्वेलिंग आ जाती है। और क्योंकि वो सेल्स इस तरीके के केमिकल रिलीज करते हैं, इसीलिए वहाँ पर इचिंग भी होती है। तो इन इन्फ्लामेशन टाइम में हिस्टामिन रिलीज होता है ताकि ब्लड वेसल जो चौड़ी हैं वो पतली हो जाएं और वो एरिया वापस से स्वेलिंग से नॉर्मल हो जाए। सीरोटोनिन की बात करूं तो सीरोटोनिन वेसो कंस्ट्रिक्शन, यानी ये भी ब्लड वेसल्स को कम करता है और जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अगर ब्लड वेसल्स आपकी पतली होंगी तो ब्लड आपका प्रेशर से निकल जाएगा, यानी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में ये इन्वॉल्व है। मैंने आपको ग्रेन्यूलोसाइट पूरे कराए, बट फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज कराना चाहती हूँ। ग्रेन्यूलोसाइट, इसमें जो न्यूक्लियस है वो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में है, लोब्स की फॉर्म में है, इसीलिए इसको ग्रेन्यूलोसाइट कहा। 4%, 1%, 70% डाइड बाय इओसिन, एसिडिक डाई, बाय बेसोफिल, बाय बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू, किसी भी डाई से थोड़ा स्टेन। ये एलर्जिक रिएक्शन में हिस्टामिन रिलीज करता है और इन्फेक्शंस में लाइसोसोम रिलीज करता है। ये बेसोफिल हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन रिलीज करता है, जो आपके इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में
इन्वॉल्व होते हैं। और जैसे हमारे कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल होते हैं, सेम वही काम करे, मास्ट सेल भी यही सब रिलीज करवाता है। न्यूट्रोफिल किसी भी बैक्टीरिया वगैरह के आने पर फैगोसाइटोसिस करता है, यानी सेल्फ को एंगल्फ करता है। यहाँ पर क्वेश्चन इन्फ्लामेशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं तो बेसोफिल नाम देना है। फैगोसाइटिक सेल पूछे तो न्यूट्रोफिल नाम देना है। सबसे ज्यादा कौन सा WBC है तो भी न्यूट्रोफिल नाम देना है। अब दूसरे दो WBCs की बात करते हैं, दैट इज मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट पूरे WBC का 4 to 8% है एंड लिम्फोसाइट 25 to 30%। यानी पूरे 5 में बात करें तो सबसे ज्यादा न्यूट्रो है, देन लिम्फोसाइट है, देन आपका मोनोसाइट है, फिर इओसिनोफिल और सबसे कम बेसोफिल। चलिए मोनोसाइट जब तक ब्लड में है तो 24 आवर्स से भी कम रहेगा, बट अगर टिश्यू में चला जाता है तो कई हफ्ते या महीने तक रह सकता है। जब तक ये ब्लड में है तब तक इसको नाम मोनोसाइट देते हैं, और जैसे ही ये किसी टिश्यू में चला जाता है तो इसका नाम मैक्रोफेज बन जाता है। काम ये दोनों जगह सेम करता है। ये पूछ सकते हैं आपसे कि मैक्रोफेज किससे बना है, तो मैक्रोफेज मोनोसाइट ही टिश्यू में चला जाता है, बड़ा हो जाता है टिश्यू में जाके, उसी को ही मैक्रोफेज नाम देते हैं। ये मोनोसाइट का भी वही काम है जो न्यूट्रोफिल का काम था, यानी फैगोसाइटिक। ये कोई सेल आता है तो उसको खा जाता है, बट इसको ना स्कैवेंजर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर खुद का कोई सेल, मतलब पूरे ब्लड में भी ब्लड का ही कोई सेल है जो खत्म हो गया, खराब हो गया, डेड हो गया, तो ये उसको खा के ब्लड को साफ कर देता है। क्लियर है? तो आपके पांचों में से 2 हैं जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये दोनों के दोनों आपके फैगोसाइटिक नेचर के हो गए हैं। मैं बार बार गौर कर रही हूँ WBC पे क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज द लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट को समझने के लिए काफी इम्यूनिटी समझनी पड़ती है, बट थोड़ी बहुत ही समझाऊंगी मैं यहाँ पर, ट्राई कीजिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, न्यूट्रोफिल के बाद सबसे ज्यादा यही है। 25 to 30% WBC का पार्ट है लिम्फोसाइट। 6 से 7 दिन की वैलिडिटी, ये मतलब लाइफ टाइम रहता है इसका अगर ब्लड में है, और अगर टिश्यू में चला जाए तो कई ईयर्स तक भी ये रह सकता है। लार्ज सा राउंड न्यूक्लियस है, ये नॉन फैगोसाइटिक है। इसका क्या काम है अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूं एक फ्लो चार्ट की मदद से। आप इसको समझिए। देखिए, जो लिम्फोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट यानी WBC का एक टाइप, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं T लिम्फोसाइट, एक होते हैं B लिम्फोसाइट। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी ब्लड सेल है तो उसका फॉर्मेशन आपका कहाँ होगा? बोन मैरो के अंदर ही होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, कोई भी ब्लड सेल है उसका फॉर्मेशन कहाँ होगा? उसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होगा। यानी कि अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो T वाला कहाँ बना? ये बोन मैरो में बना। ठीक है। B वाला कहाँ बना? ये भी आपका बोन मैरो में बना। दोनों B और T दोनों के दोनों आपके बोन मैरो के अंदर बने। अब मैच्योरेशन की बात करते, कहाँ जाके ये मैच्योर होंगे? देखो, B वाला बोन मैरो में ही बनता है और बोन मैरो में ही मैच्योर होता है, इसीलिए इसका नाम B पड़ा। बट जो T वाला है वो बना तो बोन मैरो में, पर मैच्योर होता है थाइमस में। बोन मैरो, बोन्स के बीच की एक स्पेस को कहते हैं होलो बोन्स। जो लॉन्ग बोन्स होती है उसके बीच का सेंटर पोर्शन है बोन मैरो। थाइमस एक ग्लैंड है जो आपके हार्ट के नज़दीक होता है। तो T लिम्फोसाइट वहाँ जाके मैच्योर होते हैं। अब आगे सुनिए, जो T लिम्फोसाइट है इसके 2 टाइप हैं। थाइमस के 2 टाइप नहीं है, T लिम्फोसाइट के 2 टाइप हैं। क्या नाम है उनके? एक कहलाता है TC यानी साइटोटॉक्सिक। एक है आपका TH यानी हेल्पर, T हेल्पर। B में आपका सिंपली B ही रहता है। अब इनका काम सुनिए। देखिए, हेल्पर का काम है हेल्प करना। तो जो हेल्पर है, जैसे ही बॉडी में कोई एंटीजन आता है तो हेल्पर जाके B को बताता है, हेल्पर जाके TC को बताता है, ये दोनों को बताता है। मेनली इसका काम है इधर बताना, B को बताना। B के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी जब तक हेल्पर उसको बता के नहीं आएगा।
ये आपने देखो छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि WBC का काम है इम्यूनिटी देना, और मैं यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से बता रही हूँ कैसे WBC इम्यूनिटी देने में लगा है। कोई एलर्जी से बचा रहा है, कोई इन्फ्लामेशन रिएक्शन से बचा रहा है, कोई आपका फैगोसाइटिक नेचर का है, और लिम्फोसाइट देखो क्या क्या कर रहा है। हेल्पर वाला जाके बी को बताता है कि बॉडी में कोई पैथोजन आ गया, बी वाला उससे लड़ने के लिए बनाता है एंटीबॉडीज। याद रखेंगे, बी वाला क्या बनाता है, बी वाला बनाता है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक वाला क्या करता है, जैसे मानो ये पैथोजन है तो इस पैथोजन पे जाएगा, इस पैथोजन में एक होल करेगा और होल करके एक टॉक्सिक उसके बॉडी में डाल देगा, जिसकी वजह से आपका पैथोजन मर जाएगा। एंटीबॉडी वाला भी पैथोजन को मारेगा। ये अलग अलग तरीके से पैथोजन को किल करने का काम कर रहे हैं। सो होप समझ आ रहा है आपको। WBC के 5 टाइप में से 5वां टाइप लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाते हैं जो कि पैथोजन के साथ ज्वाइन होकर उनको किल करने का काम करते हैं। एंड टी लिम्फोसाइट जिसमें हेल्पर वाला बी को हेल्प करता है, उसको बताता है, और साइटोटॉक्सिक वाला उस पैथोजन में एक होल करके उसमें टॉक्सिन डालता है और उस पैथोजन को किल करता है। इस तरीके से ओवरऑल आपके ये जो सेल्स हैं 5 टाइप के, ये आपकी बहुत तरीके से आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो WBC का नंबर सही अमाउंट में होना ज़रूरी है। देखिए, अगर WBC ज़्यादा हो जाए 1 लाख से ऊपर तो वो कंडीशन ल्यूकीमिया कहलाती है, यानी कि ब्लड कैंसर की कंडीशन कहलाती है। अब बात करते हैं, एक टर्म मैंने यहाँ लिखा है सीरम। देखो, आपने ये वर्ड नहीं पढ़ा, मैंने आपको जब ब्लड के कंपोनेंट बताए तो 2 ही चीज़ें बताई, एक ब्लड और एक फॉर्म्ड एलिमेंट। और फॉर्म्ड एलिमेंट मैं आपको पढ़ा रही हूँ जिसमें आप RBC पढ़ चुके, WBC पढ़ चुके, अब प्लेटलेट और पढ़ाऊंगी। अब आप देखिए, प्लेटलेट भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। प्लेटलेट के अलावा प्लाज्मा में हिपेरिन, यहाँ पर बहुत सारे आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। अगर पूरे ब्लड में से, हमें प्लाज्मा या सेल से मतलब नहीं है, चाहे प्लाज्मा हो चाहे सेल हो, अगर पूरे ब्लड में से सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा लिए जाएं तो उसे सीरम कहते हैं। मैं आपको बताऊं, जब लैब्स में आप ब्लड सैंपल दे के आते हैं किसी भी टेस्ट के लिए, तो उस ब्लड को एक मशीन में सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन यानी हाई स्पीड रोटेशन किया जाता है। जब उसको हाई स्पीडली रोटेट करते हैं तो जो भी चीज़ें हैं ब्लड की वो सब नीचे सेटल हो जाते हैं, उसमें सारे सेल आ जाते हैं, सारे क्लॉटिंग फैक्टर आ जाते हैं, और जो ऊपर लिक्विड बचता है जिससे आपका एक्चुअल में टेस्ट किया जाता है वो सीरम होता है। तो ये वर्ड याद रखेंगे। अब बात करेंगे हम ब्लड के अगले सेल की, दैट इज थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट। तो प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट आपकी बॉडी में 1.5 से 4.5 लाख होते हैं पर mm³ ऑफ ब्लड। 2 से 5 दिन इसकी लाइफ स्पेन होती है। ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड है। 3 ब्लड सेल हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट। तीनों में से सिर्फ WBC में न्यूक्लियस है ना, बाकी दोनों यानी RBC और प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं है। ये मेगा कैरियोसाइट सेल्स यानी बोन मैरो में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनका नाम है मेगा कैरियोसाइट, इनसे बनती हैं प्लेटलेट। और प्लेटलेट का मेजर वर्क हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट यानी कि ब्लड हमने किया कंप्लीट। अब बचा हमारा दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, दैट कंपोनेंट इज द लिम्फ। चलो लिम्फ की बात करते हैं। तो लिम्फ को मैं एक डायग्राम से आपको समझाऊंगी। देखिए, लिम्फ समझना है तो लिम्फ समझने के लिए देखिए, आपकी ये मान लीजिए आपकी है ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल है, और आपको पता है ब्लड वेसल हो चाहे कोई भी हो, एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ाया गया है कि दे ऑल आर कवर्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू, और ये होता है यहाँ पर एंडोथीलियम, जिससे ये ब्लड वेसल कवर्ड है, राइट। ये एंडोथीलियम है, इसमें ब्लड वेसल को कवर कर रही है इस तरीके से, और इनके अंदर जो फ्लो कर रहा है वो क्या है, ब्लड। तो दिस इज द ब्लड एंड दिस इज द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल हमारे टिश्यूज के बीच में, ये बॉडी के सेल्स हैं, बॉडी के टिश्यूज हैं, जिनके बीच में ये क्या कर रही है, ये ब्लड को लेके जा रही है। आपको बताया गया है कि जो ये एपिथेलियल होता है, इनके बीच में वेरी लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस। नो तो ठीक है बट वेरी लिटिल भी तो है, जिसकी वजह से ब्लड का कुछ कंपोनेंट, कुछ हिस्सा
इसके अंदर, इस स्पेस के अंदर, इन दोनों के बीच की स्पेस है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कह सकते हैं। दिस इज इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ये सारा हिस्सा आ गया है, ठीक है। ब्लड वेसल में से लीक करके ये सब लिक्विड आ गया है। ये जो लिक्विड यहाँ ब्लड से लीक करके आया, इस लिक्विड को कहते हैं लिम्फ। और ये लिक्विड में ब्लड का कौन कौन सा हिस्सा आएगा? देखो, ब्लड में आपको बताया गया प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स तो बहुत बड़े हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स बड़े होते हैं साइज में, इसी वजह से आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो सारे के सारे तो नहीं आ सकते, बट इसमें जो मेनली आ जाता है लिम्फ में, वो एक आता है आपका लिम्फोसाइट। आखिरी पढ़ाया था अभी आपको, टी एंड बी लिम्फोसाइट। वो लिम्फोसाइट इसमें पहुंच जाता है, छोटा साइज होता है उसका। इसके अलावा आरबीसी बाकी नहीं होंगे, प्लेटलेट नहीं होंगे, डब्ल्यूबीसी का बाकी टाइप नहीं होगा। रही बात प्लाज्मा, वो तो लिक्विड है, पानी है ज़्यादातर, वो आ जाएगा। बट इस प्लाज्मा में जो प्रोटीन पड़े थे वो नहीं होंगे, माइनस प्लाज्मा प्रोटीन। जो 3 प्रोटीन पढ़ाए थे आपको, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्युलिन, एल्ब्यूमिन, वो बड़े साइज के हैं, इसीलिए वो नहीं आएंगे। तो उनको छोड़ के बाकी का प्लाज्मा और लिम्फोसाइट आ जाता है, दैट इज लिम्फ। इसी वजह से जब इसमें आरबीसी नहीं है तो इसका कलर कैसा रहेगा? कलरलेस ही रहेगा। क्या ये लिक्विड ऐसे ही जमा होता रहेगा? नहीं, ये लिक्विड कुछ स्पेशल वेसल्स हैं जो इस लिक्विड को फिर से ब्लड के अंदर डाल देती हैं, फिर से ब्लड में डालती हैं। तो जो ये वापस ब्लड में डालेंगी, इनको कहते हैं लिम्फेटिक वेसल। ये लिम्फेटिक वेसल्स वापस से ब्लड में लिम्फ को डाल देंगी, ठीक है। तो चलिए, अब आपको ये समझ आ गया है। तो इसका क्या काम होगा लिम्फ का? लिम्फ का वही काम है जो इन दोनों का काम है, यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, गैसेस का एक्सचेंज, वेस्ट का ट्रांसपोर्ट, फूड का ट्रांसपोर्ट करना, और इवन फैट के एब्जॉर्प्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज जब ब्लड के बीच में और टिश्यू के बीच में होगा तो ये मिडल मैन का काम करेगी। तो चलिए देखते हैं लिम्फ के बारे में क्या लिखा है। लिम्फ के बारे में हमने कहा दैट लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। कलरलेस है, रीजन आपको समझ आ गया। डेफिनेशन देखिए, which leak out from the gap between epithelial tissue of blood vessel। blood vessel के epithelial tissue के गैप से आया कहाँ? into the interstitial space between body tissue, और ये वापस से blood vessel में जाता है by the lymphatic vessel। इसमें कंपोजिशन ब्लड का प्लाज्मा, राइट, और ब्लड सेल्स में से सिर्फ लिम्फोसाइट, प्लेटलेट और आरबीसी नहीं होंगे। फंक्शन, एक तो मिडल मैन का काम करेगा, ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स, सब चीज़ों के ट्रांसपोर्ट में। माइक्रोब या फॉरेन पार्टिकल आएंगे तो उनको किल करेगा। फैट को एब्जॉर्ब और ट्रांसपोर्ट करेगा, और ब्लड की वॉल्यूम को मेंटेन करेगा। यहाँ पर आपके वैस्कुलर टिश्यू ब्लड के कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका कनेक्टिव टिश्यू का इकलौता पार्ट बचा है, दैट इज द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसको अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।